नमस्कार साथियों, आप सभी का इंड टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार और आज के इस वीडियो विश्लेषण में हम मायावती के वो 5 पंच के बारे में बताने जा रहे हैं जिस 5 बड़े पंच के बाद मोदी शाह की नींद उड़ गई। वहीं अखिलेश यादव भी कम परेशान नहीं है। तो दूसरी बड़ी अपडेट हम आपको देंगे राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन था। अब राहुल गांधी के पास बस 63 दिन बचा है। इन 63 दिनों में राहुल गांधी अगर सियासी फिजाओं को नहीं बदल पाए तो इस देश में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से भी कोई नहीं रोक पाएगा और इस देश का विपक्ष अपने अंतिम में पहुंच जाएगा। तो विश्लेषण की शुरुआत करने से पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि 24 की रणभूमि जो कि मेरा पुस्तक है, उस पुस्तक में 2024 के चुनाव पर सबसे विश्वसनीय जानकारी दिया गया है। 2024 की रणभूमि के बुक को अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो अमेज़न पर जाइए, सर्च कीजिए शशिकांत कुमार, फ्लिपकार्ट पर जाइए, सर्च कीजिए शशिकांत कुमार और 24 की रणभूमि के इस बुक को ऑर्डर कर सकते। 24 की रणभूमि के पुस्तक 2024 के चुनाव पर सबसे विश्वसनीय पुस्तक है। इसी के साथ इंटॉक भी तो है। लोकसभा चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो तो इंटॉक सबसे विश्वसनीय राजनीतिक चैनल है। चलिए साथियों, हम अपना विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। मायावती के 5 बड़े पंच के बारे में बताते हैं जिसके बाद मोदी शाह ही नहीं अखिलेश भी परेशान हो गए। मायावती ने 5 बड़े ऐसे सवाल उठा लिया जिसके बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नींद उड़ गई है। वो 5 बड़े सवाल क्या है वो हम आपको बताते हैं। लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस के सोच और सिद्धांत जातिवादी सोच है। बीजेपी का नाम लिए बगैर निशाना साधते हुए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा धर्म और संस्कृति की आग में राजनीति की जा रही है जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। ये मायावती का बड़ा प्रश्न है। मायावती ने कहीं ना कहीं बीजेपी को आड़े हाथों लिया लेकिन साथ में कांग्रेस को भी नहीं बख्शी। मायावती के इस पंच से इंडिया अलायंस भी हैरान है तो वहीं एनडीए अलायंस यानी नरेंद्र मोदी भी परेशान हुए होंगे। इसके बाद हम दूसरा मायावती के दूसरे पंच की ओर दूसरा पंच के बारे में बताते हैं। मायावती का अगर दूसरा सबसे बड़ा पंच है तो मायावती का दूसरा सबसे बड़ा पंच किस पर था? फ्री राशन पर। फ्री राशन के जरिए किस प्रकार से गरीबों को गुलाम बनाने की प्रयास किया जा रहा है। मायावती का ये दूसरा बड़ा पंच सुनिए। मायावती कहती है कि वो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, 4 बार वो उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई है और मायावती का जो फोकस रहा सभी वर्गों के लिए काम करना। उसमें अल्पसंख्यक, गरीब, मुस्लिम, किसान, अन्य मेहनत कश लोग जन कल्याण योजना से शुरू की थी। सरकारें नाम और स्वरूप बदलकर अपना बनाने के प्रयास कर रही है लेकिन जातिवादी होने के कारण ये काम नहीं हो पा रहा है। रोजगार के साधन देने के बजाय फ्री स्कीमों पर ज़्यादा फोकस कर रही है। मायावती यहाँ पर मोदी के उस नीति पर हमला बोलते दिखी, उस नीति पर हमला बोलते हुए दिखी जो नीति नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान बनी थी। मायावती यहाँ बोली कि मायावती भी तो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है और सरकारें चलाई है, तब वो कोई फ्री स्कीम नहीं दी बल्कि लोगों को रोजगार दिया। मतलब इससे सीधे तौर पे मायावती ने नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला किया। नरेंद्र मोदी बड़ा गर्व से कहते हैं कि वो 81 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देते हैं, लेकिन ये गर्व की बात नहीं होनी चाहिए। ये किसी भी सरकार के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। मेरा भी निजी विचार यही है क्योंकि आज आज़ादी के 75 साल हो गई है, उसके बाद भी आपको फ्री राशन देना पड़ रहा है। आपके 5 केजी अनाज के बदौलत 80 करोड़ परिवारों का पेट भरता है तो ये आपके लिए गर्व के विषय नहीं होना चाहिए, किसी सरकार के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये दुर्भाग्य के विषय होने चाहिए। और नरेंद्र मोदी स्वयं भी कह चुके हैं कि फ्री चीज़ों को बंद करनी चाहिए। फ्री में जितने भी चीज़ें मिलती है, केजरीवाल सरकार पर तो हमला बोलते हैं लेकिन वही मोदी सरकार 2028 तक फ्री राशन देती है। ये गर्व का विषय तो नहीं होनी चाहिए, ये शर्म की विषय होनी चाहिए। और मेरी बात मायावती की इस बात से मैं भी सहमत हूँ। फ्री राशन नहीं बंटनी चाहिए, लोगों को रोजगार देने चाहिए, शिक्षा पर फोकस करना चाहिए। लेकिन चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। मायावती का तीसरा पंच क्या है? मायावती का तीसरा पंच जो है
वो अखिलेश यादव को पसंद नहीं आएगा, वो अखिलेश को वाकई पसंद है, क्योंकि मायावती का तीसरा पंच मुस्लिम कार्ड है। आज़ादी के बाद सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों की भागीदारी औसतन करीब 33% था, जो कि अब घट कर 2 से 3% ही रह गया। मायावती ने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण का वो समर्थन करती है, साथ ही वो मांग करती है कि सरकार मुसलमानों को भी 10% आरक्षण दे। अब मुसलमान कार्ड खेलते ही, मुस्लिम कार्ड खेलते ही मायावती ने अखिलेश यादव के वोट बैंक पर असर डाल दिया। और यहाँ तक खबर है, कुछ खुफिया सूत्रों से पता चला है कि अमित शाह मायावती से ये बोले हैं कि आप ओबीसी के साथ गठबंधन कर लीजिए, लेकिन इंडिया अलायंस के साथ नहीं जाइए, क्योंकि इंडिया अलायंस के साथ मायावती जाती है तो उस परिस्थिति में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इसलिए बीजेपी चाहता है, बीजेपी के जो रणनीतिकार वो यही चाहते हैं कि मायावती ओबीसी के साथ अलायंसेस करते। और इस बात से आप समझ सकते हैं कि जब वो मुस्लिम आरक्षण की बात छेड़े हैं तो इससे सबसे ज़्यादा खुश कौन होगा? ओबीसी खुश होगा। और कहीं ना कहीं मायावती ने एक रणनीति के तौर पर मुस्लिम वोटरों को अपने साथ जोड़ने की प्रयास की, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की ढालतर की सच्चाई ना, मुस्लिम वोटर इंडिया अलायंस के साथ जाएगा। अभी हमारे पास जो सूत्रों से खबर मिली है कि मायावती को ईडी सीबीआई से डर लग रहा है। क्या पता मायावती जैसे ही आचार संहिता लागू होगा वो इंडिया अलायंस में चले जाए, लेकिन मायावती अकेले टर्म पर लड़ती है, अकेला चलो की नीति पर चलती है और मुस्लिम कार्ड खेलकर सीधे तौर पर 20% उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी है, उन 20% उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को खुश करने की प्रयास कर रही है। मायावती मुस्लिम आरक्षण कार्ड खेलकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को तो परेशान कर दी, और अखिलेश के लिए ये चुनौती जैसा है। खैर साथियों, अगला पंच मायावती का क्या था, यानी मायावती का चौथा पंच। चलिए साथियों, अब हम मायावती के चौथा पंच के बारे में बताते हैं। मायावती का जो चौथा पंच है ना, वो भी मामूली नहीं है। मायावती किसानों की कर्ज माफ़ी की बात करते हैं। याद करिए 2017 का दौर, जब बीजेपी ने किसानों का कर्ज माफ़ी का खेल खेला था, उत्तर प्रदेश की पूरी सियासी पिक्चर बदल गया और भारतीय जनता पार्टी 300 सीटों के साथ सरकार बनाती है। तो कहीं ना कहीं कर्ज माफ़ी, जब भी इस देश में चर्चा होती है किसानों की कर्ज माफ़ी, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ सत्ता वाले दल को मिलता है। 2018 में कांग्रेस पार्टी ने 3 राज्यों में यही दांव खेलकर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में यही दांव खेलकर सियासत को पलट दी थी, सियासत को पलट दिया था। अब एक बार फिर से मायावती लोकसभा चुनाव से ऐन मौके पहले क्या कहती है किसानों की कर्ज माफ़ी पर? मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार को 100% कृषि ऋण माफ़ी देनी चाहिए, अन्यथा किसानों की आत्महत्या जारी रहेगी। उन्होंने सरकार को एक मजबूत कृषि ऋण माफ़ी नीति बनाए जाने की सलाह दी। मायावती ने कहा कि थोड़ा कर्ज माफ़ करने से किसानों का भला नहीं होगा, किसानों की पूरी कर्ज माफ़ी होनी चाहिए। एक तरफ मायावती कहती है कि फ्री स्कीमें बंद होनी चाहिए, दूसरी तरफ मायावती कहती है किसानों का कर्ज माफ़ी होनी चाहिए। मायावती का ये चौथा पंच जो है ना, ये कहीं ना कहीं मायावती को भी पंचों के घेरा लाती है, क्योंकि कर्ज माफ़ी से अगर किसानों की स्थिति सुधरनी होती तो इस देश में कई सरकारें आई और कई सरकारों ने कर्ज माफ़ी की, लेकिन उसका फ़ायदा इस देश को कितना हुआ? इस देश को तो नुकसान ही हुआ। लेकिन मायावती जब ये कहती है किसानों का कर्ज माफ़ी होना चाहिए, तो मायावती ने कोई मामूली दाव नहीं खेला, क्योंकि मायावती को पता है कि किसान ही सरकार बनाते हैं और किसानों के कर्ज माफ़ी जैसा दाव जब भी कोई राजनीतिक दल खेलता है तो उसमें कहीं ना कहीं लाभ होता है। और इस बात में ही यही सिपा है कि मायावती का कहीं ना कहीं प्लान ये है कि उत्तर प्रदेश में मायावती मजबूत स्थिति में रहे। इसलिए तो मायावती कल अगर मायावती के बयान सुनेंगे तो मायावती ने यह कह दिया कि जिसकी सरकार बनेगी, अगर उचित भागीदारी मिलती है तो बीएसपी उस सरकार में शामिल होगी। अगर बीएसपी को सरकार में शामिल होना है तो बीएसपी को कम से कम 15 से 20 सांसदों की जरूरत होगी। 15 से 20 नहीं तो 10 सांसद तो बीएसपी की बनेगी, तभी ना बीएसपी सरकार में शामिल हो सकती है। बीएसपी खुद मजबूत स्थिति में रहेगी तब ना। और यहीं पर मायावती फोकस करे कि उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी एक बार फिर से वही स्थिति में आ जाए जो 2007 में थी, लेकिन वैसी परिस्थिति अभी बनते हुए नहीं दिख रही है। खासकर राम मंदिर के
प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो लहर उत्तर प्रदेश में आएगा, उसके बाद यूपी के सियासत में बड़ा परिवर्तन, बीजेपी को वोट शेयर बढ़ेगी, बीजेपी की वोट शेयर कम से कम 6 से 7% बढ़ेगी। तो मतलब समझ सकते हैं कि मायावती का ये प्लान धड़ी की धड़ी रह सकती। अब मायावती के 5वां पंच पर जाते हैं। मायावती के 5वां पंच क्या है? मायावती ने अखिलेश को कहा गिरगिट, अखिलेश यादव को गिरगिट कह दिया, क्योंकि अखिलेश यादव जब इंडिया अलायंस की बैठक हो रही थी तब बहन जी को लेने के लिए तैयार नहीं थे। तब वो कह रहे थे कि वो मायावती को साथ लेने को तैयार नहीं है, लेकिन वही अखिलेश यादव कुछ दिनों के बाद पलटते दिखे और कहा कि मायावती की पार्टी का स्वागत है। लेकिन आज भी अखिलेश यादव ने एक बयान जारी किया और अखिलेश ने कहा है कि हम तो मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन मायावती बीजेपी के दबाव में, मतलब अखिलेश यादव स्पष्ट तौर पर यही कहना चाहते हैं कि बीजेपी के दबाव में। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ। समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़े। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो मतलब अखिलेश यादव ये कहना चाहते हैं कि मायावती ने ये जो कह रही है अखिलेश यादव को गिरगिट, वो बीजेपी के दबाव में। यकीन माने जब मायावती की तरफ से ये इशारा दिया गया कि मायावती जो है वो गठबंधन में आ सकती है, कब किसको जरूरत पड़ जाए, ये बातें जब मायावती कहती, उसके तुरंत बाद ही मायावती का एक घोटाला का मामला सामने आता है। एक मायावती की सरकार के एक घोटाला के मामला सामने आता है, उसमें छापेमारी होती है। उसके तुरंत बाद मायावती का ये बयान कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं की तस्वीर बदलने के लिए काफ़ी है। तो क्या अखिलेश यादव की बात सही है? क्या मायावती ईडी और सीबीआई से डर गई? क्या मायावती आचार संहिता लगने के बाद कुछ चौंकाने वाला फैसला लेगी? जैसी खबरें हैं कि राहुल गांधी ने मायावती से बात किया और राहुल गांधी ने कहा आपकी सीटें अगर यूपी में कम मिल जाती है तो हम अपनी तरफ से सीटें दे देंगे अलग अलग राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बाकी राज्यों में। इससे बेहतर मायावती के लिए ऑफर नहीं हो सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी मायावती नहीं जाती है। तो कहीं ना कहीं डर तो ईडी और सीबीआई का मायावती को लग रहा है, जो बातें अखिलेश यादव कह रहे हैं। मायावती अगला कदम आचार संहिता लागू होने के बाद क्या उठाती है, इसका तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उधर राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो मणिपुर से आगे बढ़ गया। अब राहुल गांधी नागालैंड के कोहिमा पहुंच गए और कोहिमा पहुंचते ही राहुल गांधी ने क्या कहा वो मैं आपको सुनाता हूं। Last year we did a Bharat Jodo Yatra from Kanyakumari to Kashmir, which was a very impactful, successful yatra. It helped bring the people of India together and it transformed the political narrative and placed a alternative narrative to the divisive narrative of the BJP. We've decided to do a similar yatra from east to west. We decided to start in Manipur because of the tragedy that has taken place there, the loss of life, loss of property, violence. राहुल गांधी ने राम मंदिर पर भी बड़ा बयान दिया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर राहुल गांधी क्या बोले, चलिए आपको सुनाते हैं। 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है।
राहुल गांधी ने राम मंदिर पर क्या कहा आपने सुन लिया। राहुल गांधी शंकराचार्य के बहाने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी पर हमला करते दिख रहे हैं। लेकिन अब हम उस कहानी पर आते हैं जिन जगहों से भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है। उन 5 राज्यों की बात कर रहे हैं जहाँ कांग्रेस और बीजेपी की सीधी फाइट है ज़्यादातर सीटों पर। उन 5 राज्यों की तस्वीर वर्तमान में क्या है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आसम से। आसम में टोटल 14 लोकसभा सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी 11 सीटों को जीती है, जबकि कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर। अब हम बढ़ते हैं छत्तीसगढ़, जहां भी बीजेपी की सरकार बन गई है। छत्तीसगढ़ में पिछले बार बीजेपी की सरकार नहीं थी, तब भी वहां की तस्वीर क्या थी। मात्र 11 सीटों, मात्र 2 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, बाकी 9 सीटें बीजेपी जीत गई थी। मध्य प्रदेश की तस्वीर की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों में 1 पर कांग्रेस जीती और 28 सीटों पर बीजेपी जीती। राजस्थान की बात करें तो यहाँ क्लीन स्वीप हो गया। यहाँ पिछले बार 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन 19 में कहानी पलट गई। जब पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद जो राष्ट्रवाद की लहर बनी, उस लहर ने पूरा पिक्चर को बदल दिया। और पिक्चर क्या हुई, 25 सीटों पर राजस्थान में बीजेपी जीत गई, गुजरात में बीजेपी 26 सीटों को जीत गई। इन टोटल 5 राज्यों में टोटल सीट है 105 और इन 105 सीटों में महज 6 सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीती। और इसी से आप तस्वीर को व्यक्त कर सकते हैं, इसी से आप तस्वीर को समझ सकते हैं कि कांग्रेस का यहाँ पर स्ट्राइक 5% है। यहाँ पर कांग्रेस के स्ट्राइक रेट कितना करना होगा, 15 से 20%। जब कांग्रेस यहाँ 15 से 20% स्ट्राइक रेट हासिल कर लेगा तभी तस्वीर में बदलेगा। इन 5 राज्यों से कांग्रेस पार्टी जो सीटों की उम्मीद कर रही है ना, हम जब कह रहे हैं कि 15 से 20% कांग्रेस को स्ट्राइक रेट चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर उम्मीदें कर रही है 35 से 40 सीटों की। 35 से 40 सीटें अगर कांग्रेस पार्टी इन 5 राज्यों में हासिल कर लेती है तो ये नुकसान सीधे तौर पर बीजेपी के अलायंस पार्टनर का नहीं होगा, बल्कि बीजेपी का होगा, नरेंद्र मोदी का नुकसान होगा, नरेंद्र मोदी का बीजेपी का नुकसान होगा। मतलब समझ लीजिए कि इन 5 राज्यों में अगर कांग्रेस पार्टी ने खेला कर लिया, इन 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी ज़्यादा सीटें नहीं, 105 सीटों में कम से कम 35 से 40 सीटें भी जीत गया तो बड़ा खेल हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी का बीजेपी जो 303 सीटों पर है वो घटकर कितने पर आ जाएगा, 263 सीटों पर। मतलब समझ सकते हैं कि 40 माइनस सीट करना है, ज़्यादा नहीं, 40 सीटें अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर माइनस कर लेती है 105 सीटों में, तो समझ लीजिए नरेंद्र मोदी का बीजेपी कहाँ पहुँच जाएगा, 263 सीटों पर। क्या राहुल गांधी ये कर सकते हैं? जब हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास ये 63 दिन बचे, इन 63 दिनों में इन 63 दिनों में राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा इन्हीं 5 राज्यों से गुजरेगी। मतलब समझ सकते हैं इन 5 राज्यों में अगर राहुल गांधी सियासी फिजाओं को बदलने में कामयाब हो जाते हैं, ये राहुल के लिए मुश्किल होगा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद हिंदू राष्ट्र का एक लहर हो जाएगा, हिंदुत्व का एक लहर हो जाएगा। ये बातें सबसे पहले अगर किसी किताब में लिखी गई थी, वो किताब मैंने ही लिखा था, 24 की रणभूमि। अब इस लहर को राहुल गांधी को काटना है। ये जो हिंदुत्व की लहर चल रही ना, इस लहर को राहुल गांधी को काटना पड़ेगा, जो कि राहुल गांधी के लिए आसान नहीं। कल के वीडियो में मैंने बात किया था, कल के वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो कल के वीडियो में भी मैंने बात किया था कि जब भी इस देश में कोई यात्रा निकली है तो उस यात्रा से यात्रा निकालने वाले दल को लाभ तो मिलता है, लेकिन क्या राहुल गांधी इस यात्रा का लाभ ले पाएंगे या फिर राहुल गांधी इस यात्रा का लाभ नहीं ले पाएंगे? सवाल बड़ा है साथियों, क्या इन सवालों का जवाब मिल पाएगा? इस बार जो सियासी खेल होगा वो बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र में बड़ा खेल होने की संभावना है। यहाँ इंडिया अलायंस सबसे मजबूत है। बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस सबसे मजबूत स्थिति में है। अगर यहाँ पर तस्वीर को बदलने में इंडिया अलायंस कामयाब रहती है तो नरेंद्र मोदी जो सपना देख रहे हैं दिल्ली में तीसरी बार पहुंचना, वो मुमकिन नहीं है। लेकिन मायावती जब कहती है ना कि उनका वोट बैंक बिगड़ जाएगा, उनका कोर वोटर चाटअप कहीं नाराज ना हो जाए, इसलिए वो इंडिया अलायंस में नहीं जाती है। और जब भी वो गठबंधन में रही है तो उन्हें लॉस लगा है। तो मायावती की एक तस्वीर और भी याद रखना चाहिए कि 2014 में मायावती किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। मायावती का उत्तर प्रदेश में हाथी का खाता नहीं खुला। 2019 में वो सपा के साथ गई तो तस्वीर बदल गई, मायावती को 10 सीटें मिल गई। इसके अलावा मायावती इतिहास की कहानियों को लेकर आती है। जब
काशी राम ने मुलायम के साथ गठबंधन किया था और बीजेपी को उस राम लहर में भी रोक दिया था, तब की तस्वीर बताती है। तब बीएसपी को ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। मायावती कहती है कि जब गठबंधन में रहते हैं तब लाभ नहीं होता है। मायावती के इन सारे सवालों के बीच अब मायावती अगर अकेले दम पर लड़ती है तो क्या तस्वीर होगा? क्या बीएसपी को फायदा होगा या फिर बीएसपी को नुकसान होगा? भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी एक सियासी फिजाओं को बदलना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर मायावती कहती है जब भी वो अलायंस में रही है तो मायावती को लॉस लगता है। तस्वीर नंबर 2, अगर मायावती की बातों को ही हम गौर करें, मायावती की बातों पर गौर करें कि मायावती जब गठबंधन में रहती है, जब अलायंसेस में रहती है तो मायावती को लॉस लगता है। तो 2019 में सपा को नुकसान हो गया था। सपा वही 5 सीटों पर रहा था और मायावती 10 सीटों पर पहुंच गई थी। लेकिन दूसरा खबर ये है कि मायावती ये सब कुछ ऐसे ही नहीं बोल रही है, बल्कि मायावती से बुलवाया जा रहा है। ईडी और सीबीआई का खौफ मायावती को रातों की नींद उड़ा दी है और ईडी और सीबीआई का खौफ के कारण ही मायावती ये सब कुछ कह रही है। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो बहन मायावती ही बताएगी, लेकिन जो बातें कही जा रही वो बताते। अगर मायावती अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी ना तो मायावती एक बड़ा चाल खेल सकती है। अगर मायावती अकेले लड़ेगी तो मायावती का एक नया प्लान जो मायावती ने तैयार किया कि मुस्लिमों को ज़्यादा टिकट दिया जाए। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो फिर क्या तस्वीर होगा? तो इंडिया अलायंस का मुस्लिम वोटर कहीं नाराज ना हो जाए। इससे पहले अमित शाह कहते हैं कि बंद दरवाजे से अमित शाह और जो टीम अमित शाह के रणनीतिकार है वो ये चाहते हैं कि मायावती और ओवैसी साथ मिल जाए और इंडिया अलायंस को उत्तर प्रदेश में नुकसान पहुंचा दे और इंडिया अलायंस कितनी सीटें इंडिया अलायंस का नुकसान हो जाए और इंडिया अलायंस का नुकसान ही ना हो बल्कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 80 की 80 सीटें जीतने का सपना भी पूरा हो जाए। अगर मायावती ये चाल खेलती है कि मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा कर देती है और ओबीसी के साथ अलायंसेस कर लेती है तो कहीं ना कहीं तस्वीर जो है उत्तर प्रदेश का वो बदल जाएगा। और कहा जाता है, पुरानी कहावत है, जो यूपी जीतता है वही देश पर राज करता है। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जैसे नेता है बीजेपी के पास, वैसे में मायावती इतना महत्वपूर्ण हो जाती है कि राहुल गांधी उन्हें दूसरे राज्यों में टिकट देने को तैयार हो जाते हैं। तो मायावती को कमज़ोर ना समझे। मायावती अकेले चुनाव लड़ने से किस पार्टी को नुकसान हुआ, इस सवाल में 25% लोगों ने कहा इससे बीजेपी और एनडीए को ज़्यादा नुकसान हुआ। 29% लोगों ने कहा इंडिया अलायंस को, 22% लोगों ने किसी को नहीं कहा, 14% लोगों ने दोनों को नुकसान होने की बात कही, 10% लोगों ने इस राय पर व्यक्त करने में असमर्थता जताई। लेकिन एक और सर्वे है जो 2022 का सर्वे है, उस सर्वे को माने तो उत्तर प्रदेश की जो सियासी फिजाएं हैं ना, उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर 2022 में नजर आई जब मायावती अकेले दम पर चुनाव लड़ रही थी, उस समय मायावती का जो कोर वोटर है उसमें एक बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ चला गया था और एक वर्ग वो भी था जो सपा के साथ चला गया था। लेकिन सर्वे ऐसी है कि 3.5% बीजेपी के साथ गया तो 6.5% सपा के साथ चला गया, मतलब अखिलेश के साथ चलेगी। आज की तस्वीर में अगर हम देखें मायावती अकेले लड़ती या ओबीसी को साथ ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उत्तर प्रदेश का मुस्लिम वोटर जो है 20% आबादी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की, 20% मुस्लिम वोटर एक तरफा इंडिया अलायंस की तरफ जाएगा। ये भी जान लीजिए, मुस्लिम वोटर एक तरफा इंडिया अलायंस के साथ जाएगा। जो परिस्थिति उत्तर प्रदेश में नज़र आ रहा है, मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग जो होगा वो इंडिया अलायंस के साथ जाएगा। मायावती को नहीं मिलेगा, ऐसी तस्वीर नहीं होगी। मायावती को भी मुस्लिम वोट मिलेगा और कुछ मुस्लिम वोटर बीजेपी के साथ भी जाएगा, जो योगी सरकार के कल्याणकारी योजना है। और राम मंदिर के बाद जो एक नया समीकरण तैयार होगा, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद, उस समीकरण में बीजेपी को हिंदू वोटर तो एक तरफा मिलने वाला है। बीजेपी मानकर चल रही, याद करिए 24 की रणभूमि, एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, 24 की रणभूमि के पुस्तक को पढ़ लीजिए, कैसे हिंदुत्व की लहर चलेगा और किस प्रकार से हिंदुत्व की लहर से एक नई तस्वीर और एक नई सियासी पिक्चर बनते आपको दिखेगा यूपी में। और यूपी में ही नहीं, पूरे देश भर में ये तस्वीर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, उत्तर प्रदेश जो जीता वही देश पर राज करेगा, इसलिए यूपी पर हम ज़्यादा विश्लेषण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के
हर सीट का एनालिसिस आपको देंगे। उत्तर प्रदेश ही क्यों, बिहार भी तो महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र भी महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले वीडियो में बिहार, महाराष्ट्र हर सीट का एनालिसिस रोजाना मैं आपके लिए लेके आऊँगा। रोजाना आपको राजनीति की ऐसी ही कहानियाँ लेके आऊँगा। खैर साथियों, आज के इस वीडियो विश्लेषण में बस इतना ही। चैनल पर पहली बार आए ना, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।